सो आज हम स्टार्ट करते हैं एमएससी के जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उससे। आपके बीआरसी के एग्ज़ाम में बीएससी के साथ साथ एमएससी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लाइक जो हमारे पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। और कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले से। क्या होता है? एन डी माइनस के, जो एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, डी होता है डायमेंशन ऑफ पार्टिकल और के होता है कंस्ट्रेंट्स। तो हमने एन डी माइनस के करते हैं तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाता है। मतलब हमें उस सिस्टम में कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? एक्चुअली सिस्टम के डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं और हमें वो मिलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, देखो हम सिस्टम के डायनेमिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स और ये जो पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता है उसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम यदि कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होंगे इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे कंस्ट्रेंट ज़्यादा होते हैं इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और सिस्टम को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम्स होते हैं उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन यदि हमारा पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स है तो हमें वहाँ पर क्या चाहिए होता है? सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होते हैं। तो यदि हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, मतलब यदि उसमें कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं ना, कंस्ट्रेंट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? हमें पता है कंस्ट्रेंट तो माइनस हो जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वहाँ पर हम सिस्टम की डायनेमिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ईजिली सॉल्व कर देता है, जबकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए कॉम्प्लेक्स हम पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी की बात। ठीक है, हमें एग्जाम्स में से फॉर्मूले चाहिए तो हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है एन डी माइनस के, जहाँ से हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। यदि हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी डी प्लस 1/2। ठीक है, जहाँ पर डी होता है डायमेंशन, तो यदि 3D में है पार्टिकल तो यहाँ पर आपको 3 रखना है जस्ट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा 6, जो बता रहा है 3 रोटेशन को और 3 ट्रांसलेशन मोशन को। यदि 2D में है तो आपको 2 पुट करना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा 3, जहाँ पर 1 होगा रोटेशन और 2 होगा ट्रांसलेशन। यदि 1D में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1, जहाँ पर 1 बता रहा है किसको? ट्रांसलेशन मोशन को। तो डिजिट बॉडी के लिए आपको डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है एन डी माइनस के, जहाँ के होते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट होता है होलोनोमिक, जहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो इक्वेशन की फॉर्म में होता है। नॉन होलोनोमिक, जहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो नॉन इक्वलिटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें इक्वेशंस नहीं होती, इक्वलिटी का साइन होता है। ठीक है, एक होता है रेनोमिक, जहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो टाइम पर डिपेंड करते हैं, और होता है स्क्लेरोमिक, जहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको सिस्टम में कोई से भी कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन आपको इसके टाइप्स पता होने चाहिए। यदि वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेनोमिक, और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो स्क्लेरोमिक। इक्वेशन गिवन है तो होलोनोमिक, और इक्वेशन गिवन नहीं है तो नॉन होलोनोमिक। अब हम बात करते हैं लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन की। देखो पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम 2 तरह के फॉर्मूलेशन देखने वाले हैं, एक तो लैग्रांजियन और दूसरा हैमिल्टोनियन। ये दोनों ही फॉर्मूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिस्टम दे देंगे और आपको फॉर्मूला अप्लाई करके उस सिस्टम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, हमको पता है पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जिसको हम QI से डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट को। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू हम इस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमें पता है एन डी माइनस के। यहाँ से आपको सबसे पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालना होता है यदि गिवन नहीं है तो। यदि गिवन है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको दे देंगे थीटा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, वहाँ पर एक्स है, वाई है। ठीक है, तो इस तरह के आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट गिवन होंगे या फिर आपको फॉर्मूले के थ्रू निकालने होंगे। एक बात करते हैं हम जनरलाइज मोमेंटम की। क्या होता है? पी होता है इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट। क्या होता है? डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट। यहाँ पर एल का डिफ्रेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट।
क्यू आई डॉट क्या है, जो भी आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है उसका डॉट प्रोडक्ट करना होता है और उसका एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो वहाँ से हमारा क्या निकलता है, जनरलाइज मोमेंटम। जैसे पी थीटा निकालना है तो हमें डेल एल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में। पी एक्स निकालना है तो हमें एल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, जनरलाइज मोमेंटम निकालते हैं। तो एल क्या होता है, एल होता है टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है लैग्रांजियन। तो यदि आपको सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो आप वहाँ से क्या निकाल लोगे, एल निकाल लोगे। ठीक है, अब वहाँ से हमको एल निकल जाएगा। एल की इक्वेशंस होगी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, ठीक है, एक्स डॉट की टर्म में या फिर एक्स की टर्म में या फिर थीटा डॉट की टर्म में या थीटा की टर्म में। वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, जनरलाइज मोमेंटम निकाल सकते हो, एल। थर्ड हम बात करते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन की। क्या होती है, डेल अपॉन डेल टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो क्यू है और यहाँ पर क्यू डॉट है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या बताती है ये लैग्रांजियन इक्वेशन, ये सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन को बताती है, तो आपको याद रखना है। यदि आपके एग्जाम्स में पूछते हैं कि सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो थ्रू दिस लैग्रांजियन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन से बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकते हैं सिस्टम का लैग्रांजियन निकालो, क्या होगा, टी माइनस वी, जहाँ पर आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी या फिर आपको निकालनी पड़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसका डिफरेंस ही क्या होगा, एल होगा। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा आपको मोमेंटम पूछेंगे कि जनरलाइज मोमेंटम निकालो, एल निकालना पड़ेगा एंड देन फिर उसको डेल अपॉन डेल क्यू डॉट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको जनरलाइज मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा मोमेंटम कंजर्व्ड है। यदि मान लो ये वाली क्वांटिटी 0 है आपके इक्वेशन में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा जनरलाइज मोमेंटम जो कि 0 हो जाएगा, तो पी आई क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन में ये वाली टर्म 0 होगी, वो वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो आपने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है और डेल एल अपॉन डेल थीटा 0 आ रहा है, ठीक है, तो वहां से पी थीटा क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है लेकिन ये 0 नहीं हो रहा है, तो पी एक्स कंजर्व नहीं होगा। तो कौन सा मोमेंटम कंजर्व्ड होगा वो डिपेंड करेगा ये वाली टर्म। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, तो आपको ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इस तरह की कोई इक्वेशन बनकर आती है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी। या फिर आपसे पूछ सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट एक्स ही निकालो सिर्फ, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू भी आपको और सॉल्व करने को सिस्टम को बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन में बनते हैं। एक हम बात करते हैं स्मॉल ऑसिलेशन की। क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन होता है जहाँ पर सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी से मोशन करते हैं। तो ये जो ऑसिलेशन होता है ना, वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिस वजह से क्या होता है, जितने भी पार्टिकल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी निकालो या फिर नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आपकी सारे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जैसे मान लो आपको एक M1 M2 दे दिया है, बॉक्स दे दिया है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, अब इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बोल रहा है ये स्मॉल ऑसिलेशन है और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तब आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। क्या होगा, वी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कैप इक्वल्स टू 0, जहाँ पर वी कैप क्या है, मैट्रिक्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और टी कैप क्या है, मैट्रिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यदि मान लो आपको सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो उसकी मैट्रिक्स निकालनी है आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये सिस्टम है, इसके आपको ये हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी जो कि M1 M2 के टर्म में बनेगी। तो यहाँ पर आपको M1 M2 जैसे इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी, X1 X2 नहीं आएगा, सिर्फ मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर ये। फिर ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स आएगी जो कि क्या हो सकती है, इस तरह की हो सकती है। ठीक है, यदि हम मान के चलते हैं इस तरह की हो सकती है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा K1 0 0 K2 और यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स आएगी, X1 X2 टर्म्स नहीं आती है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओमेगा इस तरह से निकालते हैं। यदि आपको स्मॉल ऑसिलेशन गिवन होता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स रखते हैं, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर करते हैं और फिर काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स रखते हैं, इक्वल्स टू 0 करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इस सेक्युलर इक्वेशन से ओमेगा निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स की। ठीक है,
पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दो इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स है, तो एक हम देख चुके हैं, दूसरी है हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स। ये भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है, साथ में जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, तो ये आपको देखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, उसका नाम है लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हम लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन में जाते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। किस फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं? फॉर्मूला ये है, H इक्वल्स टू होता है पी क्यू डॉट माइनस का L। तो इसके थ्रू हम L से किस में जाते हैं? H में जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है? लेजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी क्यू डॉट माइनस का L। काफ़ी जगह आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन की। ठीक है, जैसे हमारे लैग्रांजियन इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को बताती है सिस्टम के, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन को बताने के लिए हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स में हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती है। क्या होती है? क्यू आई डॉट होता है डेल एच अपॉन डेल पी आई, और पी आई डॉट होता है माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। आपको याद रखना है डॉट सिर्फ यहीं पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है, और पी आई डॉट में आता है माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो आपको उसकी नॉइज सुनाई देगी। तो ये जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को बताती है सिस्टम की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। साथ में यदि आपको पूछता है सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो तो भी ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो जो हमारा हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स है उसमें आपको दो ही इक्वेशन याद रखनी है, एक तो ये वाली इक्वेशन पी क्यू डॉट माइनस का L, और एक आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ S टू L। हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन में जाते हैं या फिर लैग्रांजियन टू H में जाते हैं तो किस तरह से जाना होता है? देखो, आपको पता होगा कि जो लैग्रांजियन होता है वो सिर्फ Q और Q डॉट पे डिपेंड करता है और साथ में T पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर P नहीं होता है। देखो, हम इक्वेशन से भी देख लेते हैं। देखो, ये जो L है वो सिर्फ Q डॉट पे डिपेंड कर रहा है, माइनस का डेल अपॉन डेल Q इक्वल्स टू 0 होता है। तो जो L होता है वो Q और Q डॉट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर P नहीं होता। लेकिन जब जैसे ही हम H में जाते हैं वहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम आ जाता है, तो जो H होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पे? P और Q पे। ठीक है, P और Q पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको ये वाली चीज़ भी याद रखनी है कि H किस पे डिपेंड करता है, किसका फंक्शन होता है। ठीक है, यदि हम कन्वर्जन ऑफ S टू L, यदि हम H से L में जाते हैं तो L में जाने के लिए हमें सिर्फ Q, Q डॉट और T चाहिए, तो हमको क्या रिमूव करना पड़ेगा? यदि H में क्या होता है? P और Q होता है, तो हमें यहाँ से P रिमूव करना पड़ेगा। तो P कैसे रिमूव करते हैं, इसकी एक ट्रिक है, मैंने यहाँ पर ट्रिक बना रखी है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। तो हमको पता है सिर्फ H, तो H में हमको क्या रिमूव करना होगा? P रिमूव करना होगा। तो P कहाँ से मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्यू आई डॉट निकालेंगे इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी आई करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन आएगी वहां से हम पी आई निकालेंगे और पी आई को हम एच के फंक्शन में रख देंगे। ठीक है, जैसे हम एच के फंक्शन में पी रख देंगे तो यहाँ से पी रिमूव हो जाएगा और जो बचेगा सिर्फ वो क्या बचेगा? क्यू और क्यू डॉट के टर्म्स में बचेगा, तो एल रिमूव हो जाएगा। और कैसे रखेंगे? हमने पहले तो एच निकाल लिया, उसमें से पी को रिमूव कर दिया, और अब हमने ये वाली इक्वेशन लगाई लेजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन की और हमने L निकालने यहाँ से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यदि हमें S टू L में जाना होता है तो हम सबसे पहले क्यू आई डॉट करते हैं, क्या होता है? डेल एच अपॉन डेल पी आई, वहाँ से पी आई निकालते हैं, पी आई को इस वाली इक्वेशन में रखते हैं और वहाँ से L निकालते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ L टू H। यदि हमें L से H में जाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या रिमूव करना होगा? हमें पता है यदि हमें H चाहिए तो हमें H फंक्शन होता है P और Q का, लेकिन L फंक्शन होता है Q और Q डॉट का, तो हमें रिमूव क्या करना है? Q डॉट रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करना है? क्योंकि हमें L के फॉर्म में Q डॉट इस तरह से पता है, तो हम जनरलाइज मोमेंटम निकालते हैं पी आई इक्वल्स टू डेल L अपॉन डेल क्यू आई डॉट। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पर जो क्यू आई डॉट आएगा उसको निकाल लेंगे, लेजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन की इस इक्वेशन में क्यू आई डॉट को पुट कर देंगे। जैसे क्यू आई डॉट यहाँ पर पुट करेंगे वो रिमूव हो जाएगा और एच फंक्शन बन जाएगा किसका? पी और क्यू का। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं एल को एच में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें एल दे रखा है आपको और एच निकालना है। एच निकालने के लिए हम लेजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन पी क्यू डॉट माइनस का एल करेंगे। एच फंक्शन होता है पी और क्यू का, तो यहाँ से हमको थीटा डॉट रिमूव करना है। कैसे करेंगे? हम पी थीटा निकालेंगे, पहले डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट करेंगे, यहाँ से जो थीटा डॉट का टर्म आएगी उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से एच की इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है, सेम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम पहले डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट निकालेंगे और पी क्यू डॉट निकालेंगे। ठीक है, पी क्यू निकालेंगे। यहाँ से हम जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से क्यू डॉट अलग हो जाएगा, क्यू डॉट की इक्वेशन बन जाएगी, क्यू डॉट को यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में।
तो यहाँ से क्यू डॉट रिमूव हो जाएगा और जो एच की फॉर्म आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, पी और क्यू की फॉर्म में आएगी सिर्फ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। इससे पहले हमने एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो क्या करता है, एल को एच में कन्वर्ट करता है या फिर हैमिल्टनियन को लैग्रांजियन में कन्वर्ट करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो इक्वेशन यूज होती है वो होती है एच इक्वल्स टू पी क्यू डॉट माइनस का एल। ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होता है, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये किसी भी तरह से एल और एच में काम नहीं करता है, ये सिर्फ जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। यदि हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्यू होते हैं, लेकिन यदि हम फेज स्पेस में बात करते हैं तो फेज स्पेस में कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो पी होता है, मोमेंटम होता है और एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फेज स्पेस में कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स से उसको न्यू कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है सीटी। एक और याद रखना है आपको, क्या, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो, 1 हो। मान लो ए और बी दो फंक्शन है, उसका पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं और वो 1 आता है, तो हम बोल सकते हैं वो फंक्शन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो हैमिल्टनियन लैग्रांजियन की इक्वेशंस होती है वो अनचेंज रहती है, चाहे हम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर दें, लेकिन एल और एच की वैल्यू जो इक्वेशन होती है वो सेम रहती है। क्या बोलने का मतलब है कि जैसे मान लो हमारा जो एच की जो हैमिल्टनियन इक्वेशन सी क्या होती है, पी आई डॉट होता है डेल एच अपॉन डेल क्यू आई डॉट। इसमें जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, यदि हम इसको न्यू कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो भी हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। इक्वेशन चेंज नहीं होती है, इक्वेशन यही रहती है, बस हमें कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट पुट करने होते हैं। तो ये बोलने का मतलब है न्यू कोऑर्डिनेट्स में भी हमारे हैमिल्टनियन लैग्रांजियन इक्वेशन सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, मान लो ए और बी दो फंक्शन है, उसका ब्रैकेट निकालता है पॉइजन ब्रैकेट, तो होता है फर्स्ट फंक्शन का पहले क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का पहले पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस का फर्स्ट फंक्शन का पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट होता है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू 1 आती है तो हम बोलेंगे ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। नॉर्मली आपसे पॉइजन ब्रैकेट भी पूछ सकते हैं, दो फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट निकालो, तो सबसे पहले आपको उस फंक्शन का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड फंक्शन का पी के रेस्पेक्ट में माइनस करके फर्स्ट फंक्शन का पी के रेस्पेक्ट में और सेकंड फंक्शन का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेल ए अपॉन डेल क्यू डेल बी अपॉन डेल पी माइनस का डेल ए अपॉन डेल पी इनटू में डेल पी अपॉन डेल क्यू, ये होता है हमारा पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, दिस गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स। यदि मान लो ये फंक्शन का आपको पूछा हुआ है रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपको ये वाली पॉइजन इक्वेशन निकालनी पड़ती है। वो क्या होती है, पॉइजन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू दिस एनर्जी फंक्शन प्लस का डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। यदि मान लो एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ और पूछा हुआ है इसका टी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एफ और एच का पॉइजन ब्रैकेट निकालना पड़ेगा प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस पे आ सकते हैं या फिर आपसे डायरेक्ट ये इक्वेशन पूछ सकते हैं कि इस इक्वेशन को निकालो, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरेटिव फंक्शन के बारे में, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इस पर मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप वो जाकर भी देख सकते हैं मेरी क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जो फंक्शन होता है वो ओल्ड और जो न्यू वेरिएबल्स होते हैं उसका फंक्शन होता है। जैसे क्यू पी और कैपिटल पी का जो फंक्शन होता है वो हमारा जनरेटिव फंक्शन होता है। ये क्या करता है, वो सिस्टम की डायनेमिक्स को जनरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको जनरेटिव फंक्शन बोलते हैं। ये इसका फंक्शन होता है। तो अब हम निकालते हैं जनरेटिव फंक्शन को, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल निकालने में भी यूज करती हूँ। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें स्मॉल क्यू कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल क्यू इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। यदि फंक्शन क्यू और पी का है, ठीक है, फंक्शन जो जनरेटिव फंक्शन क्यू और पी का है, तो हम डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में निकालेंगे, स्मॉल क्यू और कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो डेल एफ अपन डेल क्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। डायगोनलाइज टर्म कौन सी है, स्मॉल पी है तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन पी ऊपर है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल पी किसके बराबर होगा, इस वाले टर्म के बराबर होगा, और ये भी ऊपर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, यदि फंक्शन स्मॉल पी और कैपिटल पी का है तो हम क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी निकालेंगे और डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल पी निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, इस वाले टर्म के, और ये क्यू क्या है, नीचे है तो यहाँ पर माइनस का क्यू आ जाएगा,
और ये डेल एफ अपॉन डेल पी, कैपिटल पी किसके बराबर होगा, इस कैपिटल क्यू के, लेकिन ये कैपिटल क्यू ऊपर है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इसकी, यदि जो हमारा जनरेटिव फंक्शन है वो इसका फंक्शन है तो हम क्या निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालते हैं, और एफ क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल पी निकालेंगे। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू किसके बराबर होगा, इस डायगोनलाइज टर्म के बराबर होगा, क्या है, पी है, लेकिन ये पी नीचे है तो माइनस का पी हो जाएगा, और डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले टर्म के बराबर होगा, और क्यू भी क्या है, नीचे है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, बेसिकली बोल देते हैं कि ये इसका फंक्शन है, आपको फंक्शन दे देंगे तो आपको ये डिफरेंशिएशन इस तरह से करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि डेल एफ अपॉन डेल क्यू ही आएगा, यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल पी आएगा, ये किसके बराबर होगा, ये कौन बताएगा, ये वाली हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये एक तरह की ट्रिक है, आपको ये याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हो, लेकिन इस ट्रिक के थ्रू ये इजीली हमको पता चल जाता है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से हमको सॉल्व करना होता है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर जनरेटिव फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हम बात करते हैं क्यू और स्मॉल क्यू के बारे में। यदि फंक्शन स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का है तो हम क्या निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल क्यू और डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल क्यू निकालते हैं। डेल एफ अपॉन डेल क्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये पी नीचे की तरफ है तो हम यहाँ पर माइनस पी लिखेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू किसके बराबर होगा, स्मॉल पी के बराबर, तो स्मॉल पी क्या ऊपर की तरफ है, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरेटिव फंक्शन निकालते हैं। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो हमारे पोस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कवर हो चुके हैं। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।